जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल सीएमएम न्यूज़ 24/7 पर। तो मॉर्निंग हेडलाइंस में जानेंगे देश और दुनिया की कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा खबरें। तो आज 14 सितंबर 2021 मंगलवार की खबरों में समाचार निकल कर आ रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह का पोता बीजेपी में शामिल, दिल्ली में ली सदस्यता। वहीं पीएफ वालों के लिए अच्छी खबर है, 31 दिसंबर तक कर सकते हैं आधार से यूएन को लिंक, समय सीमा बढ़ा दी गई है। वहीं खबर आ रही है बिहार से, बिहार में नहीं थम रहा है डेंगू मलेरिया का कहर। इसी बीच स्वाइन फ्लू के भी आए हैं कई केस। इसी बीच बिहार से दूसरी खबर आ रही है नीतीश कुमार, सीएम नीतीश कुमार ने जनता दरबार लगाया था, लेकिन उसमें नीतीश कुमार काफी गुस्सा हो गए क्योंकि जनता दरबार में आए हुए लोगों ने कहा कि आपके अधिकारी घूस मांगते हैं, अभी तक हमें कोई सहायता नहीं मिल पाई है। उसी के साथ अगली खबर आ रही है सियासी खेमे से काफी दुखद खबर है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऑस्कर फर्नांडिस का निधन हो चुका है। पीएम मोदी ने भी शोक जताया है। तो सारी की सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो बने रहिए वीडियो के साथ ताकि आपकी कोई भी न्यूज अपडेट मिस ना हो। इसी के साथ चलते हैं पहली बड़ी खबर पर। तो दोस्तों आज 14 सितंबर 2021 मंगलवार का दिन हो चुका है और आज हिंदी दिवस है, राष्ट्रभाषा हिंदी दिवस है। आज भारत माता के माथे की बिंदी है ये हिंदी, जन जन की वंदनीय और मासम है ये हिंदी। जी हाँ दोस्तों, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया था कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसी दिन के महत्व को देखते हुए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाए जाने का ऐलान किया। पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। तो सीएमएम न्यूज़ की तरफ से आप सभी को राष्ट्रभाषा हिंदी दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। तो अब चलते हैं बुलेटिन की पहली बड़ी खबर पर। तो पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऑस्कर फर्नांडिस का निधन, पीएम मोदी ने जताया है शोक। जी दोस्तों, ऑस्कर फर्नांडिस कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, उनका निधन हो चुका है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ऑस्कर फर्नांडिस का निधन हो गया है। वे 80 साल के थे। ऑस्कर फर्नांडिस लंबे समय से बीमार चल रहे थे और सोमवार को कर्नाटक के मंगलुरु में अस्पताल उपचार के दौरान उनका निधन हो गया। वे 80 साल के थे। अपने घर पर योगाभ्यास करते समय गिर जाने के बाद जुलाई में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मस्तिष्क में बने खून का एक थक्का हटाने के लिए उनकी सर्जरी भी की गई थी। उनकी सर्जरी ब्लड क्लॉट को हटाने के लिए की गई थी। दोस्तों, ऑस्कर फर्नांडिस पूर्व मनमोहन सिंह सरकार में सड़क एवं परिवहन मंत्री रह चुके थे और कांग्रेस पार्टी में उन्हें सोनिया गांधी के करीबी तौर पर देखा जाता था। वे लंबे समय से गांधी परिवार के साथ जुड़े हुए थे और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के संसदीय सचिव का कार्य भी कर चुके थे। फर्नांडिस ने कई अहम मामलों में मध्यस्थता की थी। आपको बता दें कि पूर्वोत्तर के बागियों से बात करना हो या सरकार और पार्टी के मामले, फर्नांडिस मुश्किल हालातों में कांग्रेस का सहारा बनते थे। वहीं यूपीए 1 के दौरान केंद्र में मंत्री भी रहे। तो बड़ी दुखद खबर है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऑस्कर फर्नांडिस का निधन हो चुका है। सीएमएम न्यूज़ की तरफ से इन्हें श्रद्धांजलि। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है आयकर विभाग ने 6 सितंबर तक 70,120 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया। जी हाँ दोस्तों, ये आपके लिए बड़ी काम की खबर है, आयकर विभाग से रिलेटेड खबर है। तो आयकर विभाग ने इस साल 6 सितंबर तक 70,120 करोड़ रुपए से ज्यादा का रिफंड जारी किया है। आयकर विभाग ने रविवार को ट्वीट पर यह जानकारी दी है। इसमें 24.70 लाख से ज्यादा मामलों में 16,753 करोड़ रुपए का व्यक्तिगत आयकर रिफंड और 1.38 लाख मामलों में 53,367 करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट कर रिफंड शामिल है। आयकर विभाग ने कहा कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने 1 अप्रैल 2021 से 6 सितंबर 2021 के दौरान 26.9 लाख से ज्यादा करदाताओं को 70,120 करोड़ रुपए से ज्यादा का रिफंड जारी किया है। देखते क्या है अगले समाचार में। अगले समाचार में है आरबीआई ने आम जनता को किया आगाह, केवाईसी अपडेट के नाम पर आने वाले फोन कॉल वो मैसेज से रहे बचकर। जी हाँ दोस्तों, केवाईसी अपडेट के नाम पर काफ़ी फर्जी लोग आपको फ़ोन कॉल करते हैं और इससे आपके पैसे को, आपके खाते को नुकसान हो सकता है। तो आरबीआई ने भी इसी के लिए पब्लिक को आगाह किया है।
भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सोमवार को आम जनता को केवाईसी अपडेट के नाम पर हो रही धोखाधड़ी के प्रति आगाह किया है। आरबीआई ने कहा है कि केवाईसी अपडेट कराने शीघ्र करने के प्रस्तावों पर प्रतिक्रिया न दे, हमेशा बैंक, एनबीएफसी, ई वॉलेट प्रदाता आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग करे या शाखा से संपर्क करे। आरबीआई ने कहा कि उसे ऐसी शिकायतें मिली है कि केवाईसी अपडेशन के नाम पर ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। इस तरह के मामलों में देखा गया है कि फोन कॉल्स, एसएमएस, ईमेल आदि के जरिए केवाईसी अपडेट करने के लिए ग्राहकों से उनकी व्यक्तिगत जानकारी, खाता, लॉगिन डिटेल्स और कार्ड की जानकारी, पिन, ओटीपी आदि मंगाए जा रहे हैं। संचार के माध्यम से एक लिंक उपलब्ध करवाया जाता है और केवाईसी अपडेशन के लिए कुछ अनधिकृत एप्लीकेशनों को इंस्टॉल करने के लिए कहा जाता है। इन एप्लीकेशन के जरिए उपभोक्ताओं के खाते से रकम निकाली जाती है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इन एप्लीकेशन के जरिए उपभोक्ताओं के खातों से रकम निकाली जाती है। एक बार उपभोक्ता जैसे ही कॉल, मैसेज एप्लीकेशन पर अपनी जानकारी साझा करता है, धोखेबाज तुरंत ग्राहक के खाते तक पहुंच हासिल कर लेते हैं और उनकी मेहनत से कमाई गई रकम को छूमंतर कर लेते हैं। तो इसी के लिए आप अपनी डिटेल्स किसी को भी फोन पर शेयर ना करें और आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट, आपके बैंकों की ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एक्सेस करें। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है ईपीएफओ ने दी राहत, पूर्वोत्तर के लिए आधार को यूएन से जोड़ने की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ाई। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन से ये खबर आ रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के 7 राज्यों के लिए भविष्य निधि यानी पीएफ रिटर्न को आधार सत्यापित यूनिवर्सल खाता संख्या यूएन के साथ जमा कराने के अपने आदेश के क्रियान्वयन को 31 दिसंबर 2021 तक टाल दिया है। इसके अलावा भवन एवं निर्माण तथा बागवानी जैसी कुछ उद्योग श्रेणियों के लिए भी आधार को यूएन से जोड़ने की समय सीमा को 31 दिसंबर 2021 तक के लिए बढ़ाया गया है। इससे पूर्वोत्तर राज्यों के नियोक्ताओं तथा कुछ उद्योगों को अपने कर्मचारियों के आधार नंबर को पीएफ खातों या यूएन से जोड़ने के लिए और समय मिल सकेगा। इससे पहले ईपीएफओ ने भी सभी अंशधारकों के लिए आधार को यूएन से जोड़ने की समय सीमा को 1 जून 2021 से बढ़ाकर 1 सितंबर 2021 किया था। यह इस समय सीमा में दूसरा विस्तार है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। अगले समाचार में है केंद्र ने पराली की समस्या से निपटने के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश को 491 करोड़ रुपए किए जारी। तो केंद्रीय कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने सोमवार को कहा कि पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए खरीफ फसलों की कटाई से पहले पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को करीब 491 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जल्द ही पंजाब और हरियाणा सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की जाएगी। खरीफ की प्रमुख फसल धान की कटाई अक्टूबर से शुरू होगी। धान फसल की कटाई के बाद खेतों में इसके ठूंठे रह जाते हैं, जिसे किसान जलाते हैं। आपको बता दें कि उत्तर भारत में पराली जलाना लंबे समय से एक वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है, जबकि केंद्र सरकार ने पिछले 4 वर्षों में इस मुद्दे को हल करने के लिए 2245.17 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ऐसा कृषि सचिव संजय अग्रवाल का कहना है। पत्रकारों से बात करते हुए अग्रवाल ने कहा कि राज्यों से कहा गया है कि ग्राम सभाओं को खेतों में फसल अवशेषों के बेहतर प्रबंधन के लिए मशीनें किराए पर उपलब्ध कराने का केंद्र खोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। इससे छोटे किसानों को काफी सुविधा होगी, मतलब किसानों का एक और खर्चा बढ़ने वाला है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है पंजाब को हो रहा आर्थिक नुकसान, हरियाणा या दिल्ली जाए किसान, अरविंदर सिंह ने दिया बयान। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोमवार को किसानों से आग्रह किया कि वे केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ राज्य में धरना प्रदर्शन करने की जगह इसे दिल्ली की सीमाओं या हरियाणा में स्थानांतरित करें। कैप्टन ने कहा कि किसानों से पंजाब में 113 स्थानों पर चल रहे उनके आंदोलन से राज्य का आर्थिक विकास बाधित हो रहा है और इसलिए वे दिल्ली की सीमाओं पर जाकर केंद्र पर दबाव बनाएं। कैप्टन ने कहा कि मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि यह आपका पंजाब है, आपके गांव है, आपके लोग हैं। आप दिल्ली की सीमा पर जो करना चाहते हैं वह करें, उन पर केंद्र पर दबाव बनाएं, उन्हें सहमत करें। उन्होंने कहा कि क्या आप जानते हैं कि पंजाब में 113 जगहों पर किसान बैठे हैं, इससे क्या लाभ होगा? पंजाब को आर्थिक नुकसान होगा, वे इसे दिल्ली और हरियाणा में कर रहे हैं।
आप भी इसे वही करें। कैप्टन ने कहा कि किसान को उनका अनुरोध स्वीकारना होगा। मुखलनिया गांव में 13.44 करोड़ रुपए की लागत वाले सरकारी कॉलेज की आधारशिला रखने के बाद होशियारपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब को विकास की जरूरत है। कैप्टन ने कहा कि मैं पंजाब के किसानों को बताना चाहता हूं कि यह जमीन उनकी है। यहाँ उनका चल रहा विरोध प्रदर्शन राज्य हित में नहीं है। राज्य में विरोध प्रदर्शन करने के बजाय किसानों को केंद्र पर कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए दबाव बनाना चाहिए। कैप्टन ने केंद्र से 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने का भी आग्रह किया है। देखते अगली अपडेट में है कोवैक्सीन को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से इस महीने मंजूरी मिलने की संभावना। विदेश जाने वालों की दूर होगी दिक्कतें। तो भारत बायोटेक के कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मंजूरी इसी महीने मिलने की उम्मीद है। WHO ने अब तक अमेरिका की प्रमुख दवा कंपनियों फाइजर, बायोएनटेक, जॉनसन एंड जॉनसन, मॉडर्ना, चीन की साइनोफार्म और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा निर्मित वैक्सीन को आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। कोवैक्सीन उन 6 वैक्सीन में शामिल है जिन्हें भारत के औषधि नियामक से आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिली है और देशव्यापी वैक्सीनेशन कार्यक्रम में कोविशील्ड और स्पुतनिक वी के साथ इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि इस महीने WHO से मंजूरी मिलने की संभावना है। केंद्र ने जुलाई में राज्यसभा को बताया था कि WHO की आपातकालीन उपयोग सूची के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज भारत बायोटेक ने 9 जुलाई तक जमा कर दिए हैं और वैश्विक स्वास्थ्य निकाय ने समीक्षा प्रक्रिया शुरू कर दी है। आपको बता दें कि कोवैक्सीन WHO की आपातकालीन उपयोग सूची का हिस्सा नहीं है और इसी वजह से भारत में इस्तेमाल किए जाने वाले कोवैक्सीन को कई देशों द्वारा मान्यता नहीं दी गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर में है UN की बैठक में जयशंकर ने कहा भारत पहले की तरह ही अफगानों के साथ खड़ा रहेगा। अफगानिस्तान में गंभीर मानवीय संकट के बीच भारत ने अफगानों को भरोसा दिलाया कि वह उनके साथ खड़ा रहेगा। भारत ने अफगानिस्तान को सहायता करने वाले देशों को निर्बाध पहुंच प्रदान किए जाने और समाज के सभी वर्गों को राहत सामग्री के बिना भेदभाव के वितरण की भी जरूरत बताई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान एक अहम और चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है और वहां बेहतर माहौल बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक साथ आना चाहिए। बढ़ते अगले समाचार की ओर। अगले समाचार में है कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार देख भारत का प्रशंसक बना WHO, बयान जारी कर दी बधाई। जी हां दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ कोवैक्सीन की रफ्तार के लिए भारत की तारीफ की है। WHO की दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल ने कहा कि भारत ने कोरोना टीकाकरण में अभूतपूर्व गति हासिल की है। इसके लिए डॉक्टर पूनम खेत्रपाल ने WHO की ओर से भारत को बधाई दी है। तो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर उन्होंने बधाई दी है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन congratulates India for scaling up COVID-19 vaccination at an unprecedented pace while it took 85 days to administer first 100 million doses. India reached 750 million doses from 650 million in just 13 days. Dr. Poonam Khetrapal Singh, Regional Director WHO Southeast Asia। तो दोस्तों, डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने कहा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभूतपूर्व गति से कोविड-19 टीकाकरण को बढ़ाने के लिए भारत को बधाई दी है। भारत में पहली 100 मिलियन खुराकें देने में 85 दिन लगे थे, जबकि सिर्फ 13 दिनों में खुराकों की संख्या 650 मिलियन से 750 मिलियन तक अब पहुंच गई है। डॉक्टर सिंह का यह बयान WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के ट्विटर अकाउंट से जारी किया गया है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। अगले समाचार में है केरल में सुधर रहे हैं हालात। पिछले 24 घंटे में सामने आए कोविड-19 के 15,058 नए मामले। तिरुवनंतपुरम से खबर आ रही है दोस्तों, केरल में सोमवार को कोविड-19 से 99 और मरीजों की मौत होने से मृतक संख्या 22,650 हो गई है। वहीं संक्रमण के 15,058 नए मामले आए हैं, जिससे संक्रमितों की संख्या बढ़कर 43,90,489 हो गई है। राज्य सरकार द्वारा जारी
स्वास्थ्य बुलेटिन में यह जानकारी दी गई। स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान 91,885 नमूनों की जांच हुई और संक्रमण दर 16.49% दर्ज की गई। बुलेटिन में बताया गया है कि रविवार तक 28,449 लोग संक्रमण से उबरे हैं, जिससे स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 41,58,504 हो गई है और उपचाराधीन रोगियों की संख्या 2,08,773 है। देखते अगली न्यूज अपडेट। अगली न्यूज अपडेट में है, जिंदा हूं मैं, घायल भी नहीं, मुल्ला बरादर का ऑडियो आया सामने। तो काबुल अफगानिस्तान के उप प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर का एक ऑडियो संदेश सामने आया है, जिसमें मुल्ला बरादर ने कहा है कि वह जिंदा है और घायल भी नहीं हुआ था। तालिबान के प्रवक्ता मोहम्मद नईम ने अपने ट्विटर हैंडल से यह ऑडियो जारी किया है। इस तरह की खबरें आ रही थी कि तालिबान के अलग अलग गुटों के संघर्ष में मुल्ला बरादर या तो मारा गया या फिर घायल है। सोशल मीडिया पर चल रही इन खबरों के बाद ही तालिबान की तरफ से यह ऑडियो जारी किया गया है। हालांकि मुल्ला बरादर को लेकर अभी भी शक जताया जा रहा है और सवाल खड़े हो रहे हैं कि तालिबान ने ऑडियो क्यों जारी किया है तथा क्यों मुल्ला बरादर खुद सामने नहीं आया है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। तो अगले समाचार में है, जापान ने 6 देशों में आत्मघाती हमला होने के संबंध में अपने नागरिकों को दी चेतावनी। जापान के विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों को सोमवार को कहा कि वे 6 दक्षिण एशियाई देशों में धार्मिक और भीड़भाड़ वाली जगहों से दूर रहे, क्योंकि ऐसे स्थानों पर हमला हो सकता है। मंत्रालय ने कहा कि उसे सूचना मिली है कि ऐसे स्थानों पर आत्मघाती हमला किया जा सकता है। इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और म्यांमार जाने वाले जापानियों के लिए यह परामर्श जारी किया गया है। हालांकि इन देशों ने इस परामर्श पर आश्चर्य व्यक्त किया और कहा कि उन्हें ऐसे किसी खतरे या जापान को यह सूचना कहां से मिली, इसकी जानकारी नहीं है। थाईलैंड के विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता तानी संग्रत ने कहा कि जापान ने इस चेतावनी के पीछे की जानकारी का स्रोत नहीं बताया है। उन्होंने कहा कि जापानी दूतावास ने सिर्फ इतना कहा कि यह केवल थाईलैंड के लिए नहीं है और इससे ज्यादा जानकारी नहीं दी है। थाईलैंड की पुलिस ने भी ऐसे किसी खतरे की सूचना होने से इनकार किया है। इसी प्रकार फिलीपीन के विदेश मंत्रालय ने भी इसकी जानकारी नहीं होने की बात कही है। जापान ने दक्षिणी द्वीप के पास संदिग्ध चीनी पनडुब्बी देखी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर में है, रूपाणी के 50% मंत्रियों को बदलेंगे भूपेंद्र पटेल जल्द। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भूपेंद्र पटेल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान तथा गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी उपस्थित थे। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर में है, सरकार बताए कि उसने पेगासस खरीदा या नहीं, मामले की निष्पक्ष जांच हो, कांग्रेस ने दिया बयान। तो कांग्रेस ने पेगासस को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार से सवाल किए जाने के बाद सोमवार को कहा कि केंद्र को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उसकी किसी एजेंसी ने स्पाईवेयर को खरीदा है या नहीं। पार्टी प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने यह भी कहा कि सरकार द्वारा पेगासस को खरीदने या नहीं खरीदने दोनों ही परिस्थितियों में इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। देखते अगले समाचार। अगले समाचार में है, बारिश ने पुरी में 87 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, भुवनेश्वर में 63 वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ा। भुवनेश्वर
भुवनेश्वर उड़ीसा से ये खबर आ रही है। उड़ीसा के कई इलाकों में सोमवार को रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई, जिससे जगह जगह जल का भराव हो गया और गाड़ियां उनमें फंस गई। बरसात ने राजधानी भुवनेश्वर में 63 साल का तो मंदिर नगरी पुरी में 87 वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसे देखते हुए अधिकारियों ने बाढ़ की चेतावनी जारी की है। केंद्रपाड़ा जिले में दीवार गिरने की घटना में 2 लोगों की मौत की सूचना है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है। अधिकारियों के मुताबिक भुवनेश्वर में बीते 24 घंटे में सुबह 8:30 बजे तक 155 मिलीमीटर बारिश हुई, जो पिछले 63 वर्षों में सर्वाधिक है। इससे पहले 9 सितंबर 1998 को शहर में 163 मिलीमीटर बारिश हुई थी। उन्होंने बताया कि पुरी में एक दिन में 341 मिलीमीटर बारिश हुई है, जिससे 87 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है योगी की अब्बाजान वाली टिप्पणी पर अवैसी का तंज, कहा अगर काम किए होते तो ऐसा बयान नहीं देना पड़ता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अब्बाजान वाले बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया है। जहां एक और विपक्षी दलों ने यूपी के सीएम को निशाने पर लिया है, वहीं दूसरी ओर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन यानी AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने योगी आदित्यनाथ के कामकाज पर सीधा हमला बोला है। असदुद्दीन अवैसी ने एक के बाद एक लगातार 3 ट्वीट कर योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले वोटों के ध्रुवीकरण का खेल शुरू हो गया है। तो ये खबर थी यूपी की सियासत से। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर भी है यूपी की सियासत से। सीएम योगी के अब्बाजान वाले बयान पर विवाद, विपक्षी दलों ने आलोचना शुरू कर दी। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई अब्बाजान संबंधी टिप्पणी के विभिन्न राजनीतिक दलों ने कड़ी आलोचना की है और इसे असंसदीय भाषा का करार दिया है। मुख्यमंत्री की टिप्पणी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने रविवार को एक ट्वीट में कहा, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि भाजपा की मंशा घोर सांप्रदायिकता और नफरत के अलावा किसी अन्य एजेंडे पर चुनाव लड़ने की नहीं है, जो कि सही बात है, तथा उनका सारा जहर मुस्लिमों के प्रति होता है। यहाँ एक मुख्यमंत्री है जो दोबारा यह दावा कर चुनाव जीतना चाहता है कि मुस्लिमों ने हिंदू के हिस्से का पूरा राशन खा लिया है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। अगले समाचार में है पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह का पोता बीजेपी में शामिल, दिल्ली में ली सदस्यता। तो पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के पोते इंद्रजीत सिंह ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। उन्होंने दिल्ली में पार्टी की सदस्यता ली। दिल्ली में हुए इस कार्यक्रम में भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी मौजूद थे। इस दौरान हरदीप सिंह पुरी ने सरदार इंद्रजीत सिंह जी अपना आज विश्व भर में बड़े राजनीतिक दल और परिवार में हार्दिक स्वागत है, ऐसा हरदीप सिंह पुरी ने कहा। उनका स्वागत करते हुए मुझे अब जानकारी मिली कि आप दिल्ली में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, तो मुझे खुशी हुई। तो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं ज्ञानी जैल सिंह के पोते। पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के पोते इंद्रजीत सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। अगले समाचार में है आंध्र प्रदेश न्यायपालिका के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट से जुड़े मामले में सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट। तो आंध्रा से खबर आ रही है, सीबीआई ने आंध्र प्रदेश की अदालत में 4 आरोपियों के खिलाफ जजों और न्यायपालिका के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में अलग चार्जशीट दाखिल की है। सीबीआई ने 11 नवंबर 2020 को 16 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर सीआईडी के 12 मामलों की जांच शुरू की है। आंध्र प्रदेश की हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने सीआईडी से मामले हैंडओवर लेकर जांच शुरू करके मामले दर्ज किए थे। ये मामले आंध्र प्रदेश से रजिस्ट्रार जनरल की शिकायत पर दर्ज किए गए थे, जिसमें आरोप था कि कुछ जजमेंट्स को लेकर और अलग अलग तरह से न्यायपालिका और जजों के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डाले जा रहे हैं। इसके बाद सीबीआई ने हाईकोर्ट के आदेश पर मामले दर्ज कर सोशल मीडिया से ये पोस्ट हटवाए और जांच शुरू की। जांच के दौरान 28 जुलाई 2021 और 7 अगस्त 2021 को विजयवाड़ा और हैदराबाद से आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इससे पहले एक चार्जशीट 2 सितंबर 2021 को दाखिल की गई थी। देखते अगले समाचार। अगले समाचार है यूपी के फिरोजाबाद में 12,000 से ज्यादा लोग वायरल फीवर की चपेट में हैं। तो दोस्तों, कोरोना की लहर थमने के साथ ही अब वायरल फीवर मौसम के बदलाव के साथ कई राज्यों में दिख रहा है और उससे काफी दिक्कतें हो गई है। बीमारियों का दौर एक जैसे चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में
12,000 से ज्यादा लोग वायरल बुखार से पीड़ित हुए हैं। जानकारी राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने दी है। पिछले 24 घंटों में जिले में 4 और मौतें हुई है, जिससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 114 हो गई है, जिनमें 88 बच्चे शामिल है। रुके हुए पानी को बाहर निकालने और वेक्टर जनित बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए व्यापक फॉगिंग और घर घर सर्वेक्षण के बावजूद मौतों का सिलसिला जारी है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। अगले समाचार में है किसान नेता राकेश टिकैत ने फिर किया देश के करोड़ों युवाओं का आह्वान। जानिए इस बार क्या कहा। तो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक बार फिर देश के करोड़ों युवाओं का आह्वान किया है। किसान आंदोलन को धार देने के लिए वो समय समय पर ऐसे ट्वीट करते रहते हैं और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में किसान महापंचायत या अन्य बैठकों का आयोजन करते रहते हैं। केंद्र सरकार पर वो आए दिन कोई न कोई तंज कसते ही रहते हैं। कुछ दिन पहले मुजफ्फरनगर में हुई किसान महापंचायत में उमड़ी भीड़ को देखकर राकेश टिकैत और अन्य नेता काफी उत्साहित थे। उसके बाद यूपी के हमीरपुर में फिर उन्होंने पंचायत में हिस्सा लिया, वहाँ भी किसान शामिल हुए। इससे पहले दिल्ली NCR में हुई भारी बारिश के बीच एक तस्वीर उनकी वायरल हुई। इस तस्वीर में वो अपने समर्थकों के साथ भरे हुए पानी के बीच बैठे और उसमें लेटते बैठते नजर आए। इसका भी वीडियो वायरल हुआ था। तो राकेश टिकैत ने अब युवाओं को आह्वान किया है कि युवाओं को ही इस आंदोलन की धुरा अब संभालनी होगी और लोकतंत्र को बचाना होगा, जो कि काफी अच्छा बयान और सच्चा बयान लगता है किसान नेता राकेश टिकैत की तरफ से। देखते अगले समाचार। अगले समाचार में है अंतरिक्ष में विदेशी निवेश बढ़ाने को शीघ्र नीति बदलेगा भारत। जी हाँ दोस्तों, आंतरिक क्षेत्र में विदेशी निवेश बढ़ाने को शीघ्र भारत नीति बदल सकता है अपनी। इसरो प्रमुख बोले निजी क्षेत्र को लेंगे साथ। तो अब कहीं ना कहीं इसरो का भी अब निजीकरण एक मायने में आप कह सकते हैं। भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए जल्द ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीति को संशोधित करेगा। इसमें विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई जा सकती है। इससे अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के विकास कार्यों को तेज गति मिलेगी। यह बात भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख शिवन CII फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। तो अगले समाचार में है भारतीयों को मिल सकती है राहत। अमेरिका में ग्रीन कार्ड के लिए नए बिल की तैयारी, फीस देकर नागरिकता का रास्ता खुल सकेगा। लेकिन आपको बताते हैं कि अभी भी रास्ता लंबा है। अभी बिल बिल्कुल शुरुआती दौर में है। जुडिशरी कमेटी विचार कर रही है इस पर। दोनों सदन इस पर लंबी बहस करेंगे। इसी के बाद संशोधन पेश होंगे और इस विचार पर चर्चा होगी। आखिर में राष्ट्रपति ही इसे मंजूरी देंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। जनता दरबार में सीएम को आया गुस्सा। युवती बोली सर, अफसर कहते हैं कि उनके प्रोत्साहन का पैसा सृजन में चला गया। युवक ने कहा आपके अधिकारी घूस मांगते हैं। सीएम हुए आग बबूला। जी दोस्तों, बिहार से ये खबर आ रही है। गुड गवर्नेंस का दावा करने वाली नीतीश कुमार सरकार सोमवार को अपने ही जनता दरबार में परेशानी में पाई गई है। वह एक बार तो गुस्से से लाल हो गए और दूसरी बार जैसे उनके सामने क्या बोले क्या नहीं वैसी वाली स्थिति हो गई। दरअसल दोनों मामले भ्रष्टाचार से ही जुड़े थे। दोनों में फरियादियों ने नीतीश कुमार को आईना दिखाया। एक मामले में मैट्रिक के बाद प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने के एवज में कर्मचारियों ने छात्रों को कह दिया कि उनका पैसा सृजन घोटाने में चला गया है। दूसरे में एक व्यक्ति ने बताया कि सहायता राशि देने के नाम पर कर्मचारी 1 लाख रुपए घूस मांगते हैं। इन दोनों मामलों में नीतीश कुमार अनचाही स्थिति में पड़ गए। तो गुड गवर्नेंस का दावा करने वाले नीतीश कुमार की पोल उन्हीं के सामने खुल गई है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। अगले समाचार में है बिहार में नहीं थम रहा है बुखार का कहर। कोरोना, वायरल डेंगू, मलेरिया के बीच अब स्वाइन फ्लू की भी है दहशत। तो बिहार में बुखार की दहशत है। सामान्य कारणों से होने वाला बुखार नींद उड़ा रहा है। कोरोना, वायरल डेंगू, मलेरिया के बीच अब स्वाइन फ्लू की भी दहशत बढ़ रही है। संक्रमण का डर लोगों की हालत खराब कर रहा है। वायरल भी इतना परेशान करने वाला पहले कभी नहीं देखा गया। पहले बिना अस्पताल गए बुखार ठीक हो जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। वायरल में बुखार से तप रहे मरीजों को एडमिट होना पड़ता है। कोरोना के लक्षण वाले बुखार से निपटना एक बड़ी चुनौती है। देखते अगले समाचार। अगले समाचार में है छत्तीसगढ़ के 15 जिलों में मौसम का रेड अलर्ट जारी। रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा और दुर्ग संभाग में भारी बारिश और बिजली गिरने की भी आशंका
जी हाँ दोस्तों, अब छत्तीसगढ़ में भी बारिश की आशंका है। छत्तीसगढ़ का बड़ा हिस्सा भारी बरसात की चपेट में है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में भी अब बारिश के लिए मौसम का रेड अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि मौसम विज्ञानी एसपी चंद्रा ने बताया कि कल बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा था, वह आज और प्रबल हो गया है। तटीय उड़ीसा के आसपास से यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ रहा है आगे, और इसी के साथ अगले 24 घंटों में पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए उत्तर उड़ीसा, उत्तर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की ओर अगले 48 घंटे तक आगे बढ़ने की संभावना है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर है गुजरात से। तो गुजरात में बाढ़ का कहर। राजकोट में कार सवार कारोबारी ड्राइवर समेत नदी में बहे। तलाश के लिए नवी बुलाई, जूनागढ़ और जामनगर में भी हालात बिगड़े हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि गुजरात में बाढ़ का कहर जारी है। भारी बारिश की वजह से गुजरात के कई शहरों में बाढ़ के हालात बने हैं। इसका सबसे ज्यादा असर राजकोट और जामनगर में हुआ है। बादल फटने से राजकोट में पिछले 24 घंटों में 7 इंच और जामनगर में 10 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है। इससे कई इलाकों में 10 फीट तक पानी भर गया है। आपको बता दें कि गुजरात के सौराष्ट्र में मूसलाधार बारिश हो रही है। गुजरात के सौराष्ट्र में पिछले 2 दिनों से मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। राजकोट, जामनगर, जूनागढ़ और विसावदर के हालात बेहद खराब हो चुके हैं। बाढ़ और जल भराव के कारण जामनगर के खिमराना गांव का संपर्क टूट चुका है। राजकोट का भी हाल बेहाल है। वहां जिला कलेक्टर ने मूसलाधार बारिश के कारण स्कूल और कॉलेजों में एक दिन की छुट्टी घोषित कर दी है। आपको बता दें कि जामनगर के निचले इलाकों में हालात भयानक हो चुके हैं। लोग जान बचाने के लिए छतों पर डेरा डाले हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम उन्हें बचाने में जुटी है। शहर के कालावाड़ में रेस्क्यू कर 31 लोगों को बचाया गया है। एनडीआरएफ, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें अब तक 230 से ज्यादा लोगों को निकाल चुकी है। इसी के साथ जूनागढ़ में भी 6 इंच बारिश होने से सोनरख और कालवा नदियों में बाढ़ आ गई है। इससे निचले इलाकों में कई घर डूब गए हैं। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मदद के लिए दूसरे जिलों से भी टीमों को बुलाया जा रहा है। 3 गांव ऐसे हैं जहां बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाही हुई है। तो अगली खबर में जानेंगे सोने का भाव। तो सोने के नए दाम जारी कर दिए गए हैं। HDFC सिक्योरिटीज सीनियर एनालिस्ट तपन पटेल के अनुसार मजबूत कॉमेक्स सोने की कीमतों और रुपए के मूल्यह्रास से दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमतों में 82 रुपए की तेजी आई है। इसके विपरीत चांदी 413 रुपए की गिरावट के साथ 61,907 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है, जो पिछले कारोबार में 62,320 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। आपको बता दें कि सोना 82 रुपए बढ़कर 45,952 प्रति 10 ग्राम हो गया और पिछले कारोबार में सोना 45,870 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। तो अब जानते हैं मौसम का हाल कैसा रहेगा। अगले 24 घंटों का भारत के मौसम का पूर्वानुमान। तो अगले 24 घंटों के दौरान उड़ीसा, पूर्वी गुजरात के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर अति भारी बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण पूर्वी राजस्थान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अलग अलग हिस्सों, विदर्भ, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल, झारखंड के कुछ हिस्सों, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, तटीय कर्नाटक, केरल, मराठवाड़ा, पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पंजाब, दिल्ली, पूर्वोत्तर भारत, तेलंगाना के सिक्किम भागों में, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप और तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों और आंतरिक कर्नाटक में भी हल्की बारिश संभव है। तो इसी के साथ आज के मॉर्निंग हेडलाइन से ही समाप्त होते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए द CMM न्यूज़ 24/7 को और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर रोज की बड़ी खबर की अपडेट्स आपके मोबाइल पर मिल जाए। तो मिलते अगले न्यूज अपडेट के साथ। आपका दिन बहुत ही खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।